आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज आयतन उप विषय पर, गणित के आयतन उप विषय पर और एक्सरसाइज 13.2 के कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 13.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये जो शंकु आपको दिखाई दे रहा है, ये ध्यान से देखिए। ये जो आपको शंकु दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला शंकु है, नीचे अर्धगोला है। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं यहां पर इसको O बिंदु दे रहा हूं, O A B C। अब यहां पर शंकु क्या है, ये सिर्फ जो बिंदुओं के नाम दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं कि आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग नजर आ जाए कि शंकु कहाँ है और अर्धगोला कहाँ है। ये देखिए, ये नीचे का भाग क्या है, अर्धगोलाकार है, और ऊपर का भाग क्या है, शंकु आकार है। ये यहां पर क्या है, ये C बिंदु है, A O B C। ये जो ऊपर का है, ये कौन सा भाग है, शंकु आकार। तो ऊपर जो है वो शंकु है और नीचे क्या है, नीचे है अर्धगोलाकार। अर्धगोला। अब इन दोनों का आपको आयतन निकालना है, और आयतन किस रूप में निकालना है, पाई के पदों में निकालना है। पाई के पदों में हमें आयतन निकालना है। अब देखिए, इसका हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है चित्र में कि ऊपर क्या है, शंकु आकार भाग है, और नीचे क्या है, अर्धगोला है। अब हम जब इस ठोस का आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकाल करके और दोनों को जोड़ देंगे तो किसका आयतन आ जाएगा, इस ठोस का आयतन आ जाएगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि हमें दिया क्या क्या गया है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में देखिए कि त्रिज्याएं क्या दी गई हैं। त्रिज्या कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर। किसकी त्रिज्या है ये शंकु आकार भाग की भी है, शंकु की तथा अर्धगोले की। ये दोनों की त्रिज्या है, ये दोनों की त्रिज्या है। क्यों, ध्यान से देखिए, चित्र में देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए। जो OB है, O से लेकर B तक, वो शंकु की भी त्रिज्या है और अर्धगोले की भी त्रिज्या है। और ये कितनी दी गई है, ये 1 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो त्रिज्या क्या दी गई है, शंकु तथा अर्धगोले की दोनों की त्रिज्याएं कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी गई है। अब शंकु की ऊंचाई, ये तो रेडियस था, रेडियस थी। अब हाइट, किसकी हाइट, शंकु की, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या दी गई है, वो भी किसके बराबर दी गई है, त्रिज्या के बराबर दी गई है। ये देखिए, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर दी गई है, तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये S जो है, ये हाइट, ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। मतलब O से लेकर C तक भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और O से लेकर B तक भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब यहां पर हम इस ठोस का आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। अभी मैंने बताया था कि शंकु आकार भाग का आयतन जमा अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो शंकु का आयतन
जमा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो इस तरह से ठोस का आयतन हम निकाल पाएंगे। अब देखिए शंकु का आयतन कैसे निकलता है। शंकु के आयतन का क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। शंकु का हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था कि शंकु का आयतन कैसे निकलता है, बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब उसमें क्या जोड़ना है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा, मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों ही हम पीछे वाली वीडियो में आपको समझा चुके हैं, या इन पर दोनों पर चर्चा हम कर चुके हैं। अब इनमें से हमें क्या करना है कि पाई को ऐसे का ऐसे रखना है, क्योंकि हमें निकालना है क्या है, ठोस का आयतन निकालना है पाई के पदों में। तो पाई के पदों में ठोस का आयतन निकालना है, तो पाई को एज इट इज रखिए और सभी का मान रख दीजिए। तो सब का मान रखेंगे तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए पाई कॉमन आ रहा है दोनों में से। पाई को बाहर ले लेते हैं और सब का मान रखते जाते हैं। तो 1/3, या आप यहां से पाई को बाहर ले लीजिए और क्या बचेगा, देखिए आर स्क्वेयर भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वेयर भी बाहर आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 1/3 एच प्लस यहां पर क्या बचेगा 2/3 आर, क्योंकि आर स्क्वेयर हम बाहर निकाल चुके हैं, 2/3 आर। तो इस तरह से हम इसको पाई के पदों में निकालेंगे। अब हम आर की और एच की वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। वैल्यू कहां से आएंगी, ये रही, ये आर की वैल्यू है, त्रिज्या रेडियस आर है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो वो दोनों इसमें रखते जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठोस का आयतन आएगा, पाई एज इट इज रखो, और आर क्या है हमारे पास 1 का स्क्वेयर। अब इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं 1/3, एच क्या है 1 है, तो ऊपर 1 से गुना जमा। इसी तरह से 2/3 और किससे गुना 1 से गुना। ये हमने एच की वैल्यू रख दी और ये आर की रेडियस की वैल्यू रख दी यहां पर। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये 1 का स्क्वायर 1 पाई आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ये आएगा 1/3 जमा यहां आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा 2/3। अब इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा पाई, और यहां पर 1 आ जाएगा 1, या आप ये लगाओ 3/3। जब यहां पर एलसीएम लेंगे 3, तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर जो है, अंश जो है वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि आधा हर जो है वो बराबर है। तो इस तरह से 3/3 आ जाएगा, और इसका मान क्या आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब या पाई घन सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आया, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन हमने क्या निकाला, ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब, या आप हिंदी में लिखना चाहें तो पाई घन सेंटीमीटर। इस तरह से क्या लिखेंगे, पाई घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये आयतन की इकाई है। जिस तरह से क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर यूनिट होती है, उसी तरह से आयतन की जो इकाई है वो घन सेंटीमीटर या घन यूनिट होती है। तो इस तरह से हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। तो अब हमने चर्चा की 13.2 के पहले सवाल पर, और इसको हमने हल करना सीखा या इस पर चर्चा की। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है।
यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए अब 13.2 का एक्सरसाइज 13.2 का प्रश्न संख्या 2 करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इस तरह से ये 2 शंक्वाकार भाग हैं इस तरह से, और बीच में एक बेलनाकार भाग है और ऊपर और नीचे क्या है, एक शंक्वाकार भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है। ये पूरा व्यास दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी है r, वो व्यास का आधा हो जाएगी, तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई, दोनों शंकुओं की ऊंचाई हमें दी गई है और वो है 2 सेंटीमीटर। दोनों शंकुओं की ऊंचाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। ये जो है ये भी क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और संपूर्ण ठोस की यहां से लेकर यहां तक कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। अब हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, इसका आयतन निकालना है पूरे ठोस का। एक रचेल एक विद्यार्थी है, उसने बनाया है ये, और इसका आयतन हमें निकालना है। तो हमें ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई चाहिए हमें। तो ध्यान से समझिए, यहां से लेकर के और ऊपर तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। यहां से लेकर ऊपर तक कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर नीचे तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। कुल हमारे पास 12 है। 2 यहां से ऊपर से निकाल दें और 2 नीचे से निकाल दें, मतलब 4 निकाल दें। 12 में से अगर हम 4 सेंटीमीटर निकाल देते हैं तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। और बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 12 में से हम 4 निकालेंगे तो कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास क्या आई है, 8 सेंटीमीटर आई है। अब हमें इस पूरे ठोस का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो देखिए हमें दिया क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ठोस की ऊंचाई। सबसे पहले हम ऊंचाई लिखते हैं कि पूरी कुल ऊंचाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अब शंक्वाकार भागों की ऊंचाई, शंक्वाकार भागों की ऊंचाई, शंक्वाकार भागों की ऊंचाई हमें क्या दी गई है, 2 सेंटीमीटर। 2 यहां से ये जो है ये शंक्वाकार भाग है, इसकी 2 सेंटीमीटर हमें ऊंचाई दी गई है। और इसी तरह से इस शंकु की ऊंचाई भी कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हम बेलन की ऊंचाई निकालते हैं, या बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको हम कैपिटल एच दे देते हैं। ये कैपिटल एच कितनी आ जाएगी, 12 में से दोनों जो 2 ऊपर और नीचे की है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है वो हम घटा देते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी। अब हम त्रिज्या पर चर्चा करते हैं। त्रिज्या किसकी, दोनों की ही त्रिज्या की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। शंकु की त्रिज्या या किसकी, बेलन की त्रिज्या। देखिए हमें व्यास दिया गया है, तो व्यास का अगर हम व्यास का आधा कर दे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। व्यास कितना दिया गया है, हमें 3 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, तो 3/2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब हमें ठोस का आयतन निकालना है।
इस ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिए कि ठोस का अगर हमें आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे, शंकु आकार भागों का आयतन और किसका, बेलनाकार भाग का आयतन हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठोस का आयतन आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं ठोस का आयतन। ये रचेल द्वारा बनाया गया ठोस है। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि रचेल द्वारा बनाए गए ठोस का आयतन। तो कैसे निकलेगा, देखिए किस किस का जोड़ होगा ठोस का आयतन। ठोस का आयतन होगा दोनों शंकुओं का आयतन जमा दोनों शंकुओं का आयतन जमा किसका, बेलन का आयतन। इस तरह से हम पूरे ठोस का आयतन निकाल पाएंगे। अब शंकु का आयतन हमें निकालना है और किसका आयतन निकालना है, बेलन का आयतन हमें निकालना है। तो देखिए शंकु का आयतन निकालने का क्या फार्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये शंकु का, एक शंकु का निकालने का है, एक शंकु का आयतन निकालने का। अब हमारे पास शंकु कितने हैं, एक ऊपर शंकु है एक नीचे है और दोनों क्या हैं, समान ऊंचाई के और समान त्रिज्या के हैं। तो इस शंकु के आयतन को अगर हम 2 से गुणा कर दें, इस शंकु के आयतन को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों शंकुओं का आयतन निकल आएगा। अब हमारे पास आगे क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन जो है उसका 3 गुना होता है बेलन का आयतन। अब हमारे पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर और कैपिटल एच, क्योंकि हमने कैपिटल एच ली है बेलन की ऊंचाई, यहां से लेकर के और यहां तक बेलन की जो ऊंचाई हमने ली है वो कैपिटल एच ली है और वो 8 सेंटीमीटर है। अब यहां पर इसमें हमें मान रखना है। तो देखिए जो दोनों में कॉमन पार्ट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। पाई दोनों में सेम है, पाई आर स्क्वेयर भी दोनों में सेम है क्योंकि आर की भी वैल्यू यहां पर सेम है दोनों में। और हमारे पास क्या है, और सेम कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 2/3 एच, 2/3 एच प्लस यहां पर क्या बचा, कैपिटल एच। और इस तरह से ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए हमने। अब यहां से ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वेयर 2/3 एच, फिर एक बार बता रहा हूं 2/3, ये यहां गुणामय हो गया, ये दोनों बाहर निकला है, हमने बाहर निकाल लिए। ये क्या बचा, यहां पर एच बच गया और यहां पर क्या बचा, कैपिटल एच बच गया। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए रखिए मान, पाई की वैल्यू आप 22/7 लेंगे। आर स्क्वेयर, आर क्या है हमारे पास 3/2, तो आर स्क्वेयर का मतलब क्या है 3/2 गुणा 3/2। अब 2/3 एच, 2/3 एच की वैल्यू क्या है, ध्यान से समझिए। एच क्या है यहां पर, हाइट ऑफ कौन, शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई क्या है 2 सेंटीमीटर है, प्लस कैपिटल एच, कैपिटल एच हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने फिर दोबारा से देखिए, यहां पर ये पाई की वैल्यू रखी, इस पाई की वैल्यू ये रख दी। आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर मीन्स रेडियस का स्क्वेयर, और रेडियस का स्क्वेयर रेडियस को 2 बार गुणा कर दिया। और इस तरह से ये 2/3 एज इट इज, और एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, और कैपिटल एच क्या है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और वो 8 सेंटीमीटर है। ये हमने सभी की वैल्यू इसमें रख दी। अब इनको कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे
आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 2 से हम यहाँ 22 को कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11 की और 3 की गुणा, फिर 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 ये 33 और 33 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, 7 की और 2 की करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर का भाग कैलकुलेट करते हैं। 2 की और 2 की गुणा 4 बटे 3 जमा 8। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। आगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए ये एज इट इज 99/14 और ब्रैकेट में कैलकुलेशन करते हैं। 3 एलसीएम लिया हमने और 4 प्लस और यहां पर क्या है, 1 है तो कितना हो जाएगा, 24। यहां तक ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां हमने 3 को एलसीएम के रूप में लिया है और एलसीएम लिया है तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा और 8 की और 3 की गुणा होकर के क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसको आगे करते हैं। ये 99/14 गुणा में यहां कितना आएगा, 28/3 और ये 28/3 आ जाएगा। तो इसको यहां से यहां हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33 आएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, 2। ये 14 से 28 कैंसिल हो जाएगा, कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा। और 3 से 99 कैंसिल हो जाएगा, कितने पर जाएगा, 33 पर। अब दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। 66 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आया, 66 सेंटीमीटर क्यूब ठोस का आयतन। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि रचेल द्वारा बनाए गए ठोस का आयतन क्या आएगा हमारे, ये रचेल द्वारा बनाए गए ठोस का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। या आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 66 घन सेंटीमीटर। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो 66 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 13.2 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे और बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर गुणा 15 मीटर हैं तथा घनाभ आकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 घन मीटर स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। आइए आपको स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है ये एक शेड है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें किस किस ठोस का मिश्रण है ये देखिए, मतलब जोड़ा गया है। कौन से ठोस को जोड़ा गया है। नीचे क्या है, एक घनाभ है और उसके ऊपर एक अर्ध बेलन को अध्यारोपित किया गया है, रखा गया है। आपको चित्र में भी समझ में आ रहा होगा। नीचे ये जो हिस्सा है ये घनाभ का है और इस घनाभ की जो छत है उस छत के ऊपर एक बेलनाकार को आधा
करके बेलन को और वो उसके ऊपर रखा गया है। और इस तरह से क्या बनाया गया है, एक शेड बनाया गया है। ये एक शेड है, इस तरह से एक शेड बनाया गया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें इस शेड का आयतन निकालना है सबसे पहले, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और चीजों पर हम चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस शेड का आयतन कैसे निकलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब दो चीजें इकट्ठी की जाती हैं, जब दो चीजें इकट्ठी की जाती हैं तो आयतन जब हमें निकालना होता है तो उन दोनों का आयतन इकट्ठा निकलता है। बस एक ही शर्त होनी चाहिए कि दोनों चीजें बाहर की तरफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी चीज में अंदर की तरफ जा रहे हैं और दोनों का आयतन जुड़ेगा, फिर वो घटेगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि दोनों ही बाहर की तरफ हैं। एक तरफ घनाभ का हिस्सा है और ऊपर की तरफ क्या है, बेलनाकार भाग है। तो इन दोनों का आयतन हम निकालकर जोड़ेंगे इस साइड का आयतन निकालने के लिए। अब हमें दिया क्या है, देखिए ध्यान से कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है। घनाभ की लंबाई कितनी दी गई है, देखिए 15 मीटर। ये घनाभ की लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई क्या दी गई है, 7 मीटर इस घनाभ आकार सेट की चौड़ाई है। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 8 मीटर। तो ये तीनों डायमेंशंस आपको दिए गए हैं घनाभ के कि 15, 7 और 8। अब अर्ध बेलन का व्यास, अर्ध बेलनाकार भाग कौन सा है, ये भाग जो है ये अर्ध बेलनाकार भाग है, ये वाला। इस भाग का व्यास कितना हो जाएगा, देखिए ये व्यास होगा कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। तो 7 मीटर इसका व्यास दिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास त्रिज्या क्या आ जाएगी, 7/2 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये त्रिज्या आएगी 7/2 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी बनेगी, ये ऊंचाई है बेलन की, क्योंकि ये है ना ये ऊंचाई किसके बराबर है, 15 मीटर के बराबर। तो इस तरह से बेलन की ऊंचाई क्या आएगी, 15 मीटर आएगी। आइए अब शेड का आयतन निकालते हैं। देखिए शेड का आयतन, शेड का आयतन कैसे निकलेगा, शेड का आयतन निकलेगा घनाभाकार भाग का आयतन घनाभ का आयतन जमा किसका आयतन, अर्ध बेलनाकार भाग का आयतन। अर्ध बेलन का आयतन, इन दोनों का आयतन जुड़ के किसका आयतन आ जाएगा, शेड का आयतन निकल जाएगा। अब ध्यान से समझिए, घनाभ का आयतन क्या आएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का आ जाएगा 15 गुना 7 गुना 8। ये क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। और इस तरह से अर्ध बेलनाकार भाग का आयतन क्या आएगा, बेलन के आयतन का आधा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, तो उसका आधा आ जाएगा। पाई हमारे पास क्या है, यहां पर पाई है 22/7, पाई 22/7 है। r स्क्वायर, r क्या है यहां पर 7/2, तो क्या आएगा 7/2 गुना 7/2। और h क्या है हमारे पास, हाइट कितनी है इसकी, बेलन की 15। तो इस तरह से दोनों को जब हम कैलकुलेट करके जोड़ेंगे, इन दोनों को जब कैलकुलेट करके हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइए अब आगे करते हैं। ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब। मैंने कैलकुलेशन करके ही सीधा लिख दिया है ताकि ज्यादा समय ना लगे। अब हमें क्या दिया गया है, उसके बाद
उसके बाद हमें दिया गया मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान 300 मीटर क्यूब। ये चाहता क्या है वास्तव में, पूरे क्वेश्चन में क्या चाहता है? पूरे क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, पहले ये शेड का आयतन निकाला, इसका पूरे का आयतन निकाल दिया। अब ये कहता है कि इसमें कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और इसमें कुछ मशीनरी रखी गई है। अब जो मजदूर काम कर रहे हैं उसका भी इसने आयतन दिया है, उनका भी 20 श्रमिक दिए हैं, उनका भी आयतन हमें निकालना है। और मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान मतलब मशीनरी ने भी जो आयतन इसमें घेरा है वो दिया गया है 300 मीटर क्यूब। अब चाहता क्या है ये, वास्तव में क्या निकालना चाहता है? ये निकालना चाहता है कि हवा का आयतन जो है इस शेड के अंदर कितना है। मतलब इसमें जो श्रमिकों ने स्थान घेरा हुआ है और जो मशीनरी ने स्थान घेरा हुआ है उसके आयतन को अगर इस पूरे के आयतन में से उसके आयतन को अगर घटा दिया जाए तो हवा का आयतन हमारे पास निकल आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला था? शेड का आयतन निकाला। अब इसमें क्या दिया गया है? मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान या मशीनरी द्वारा घेरा गया आयतन। अब उसके बाद क्या आएगा देखिए, अब वो कहता है 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया स्थान, या आप यहां पर क्या कह सकते हैं, आप स्थान की बजाय क्या कह सकते हैं, यहां पर 20 श्रमिकों द्वारा या 20 श्रमिकों का आयतन। अब 20 श्रमिकों का आयतन उसने क्या दिया है? एक श्रमिक का उसने आयतन क्या दिया है? एक श्रमिक का उसने आयतन दिया है 0.08। तो 20 श्रमिकों का कितना हो जाएगा? एक श्रमिक का 0.08 आयतन दिया है उसने, तो 20 श्रमिकों का कितना हो जाएगा? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यह आ जाएगा, ये इतने मीटर क्यूब। एक का कितना दिया है? 0.08, तो 1.6 मीटर क्यूब क्या आ जाएगा? ये आयतन आ जाएगा किसका? 20 श्रमिकों द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन। अब चाहता क्या है वो कि इसमें हवा का जो आयतन है वो हमें निकालना है। अब हवा का आयतन कैसे निकलेगा देखिए, शेड में हवा का आयतन, शेड में हवा का आयतन क्या होगा? कुल आयतन, कुल आयतन में से हम क्या घटा देंगे? मशीनरी का आयतन, मशीनरी का आयतन जमा श्रमिकों का आयतन, ये दोनों अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हवा का आयतन आ जाएगा। शेड में हवा का आयतन हमारे पास आ जाएगा। अब कुल आयतन कितना है हमारे पास? देखिए ध्यान से, कुल आयतन था हमारे पास 1128.75 माइनस मशीनरी का आयतन कितना है? मशीनरी का आयतन दिया गया है 300 और श्रमिकों का आयतन हमने कितना निकाला था? 1.6। अब ये जो आयतन आया है हमारे सामने, ये जो आयतन इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? शेड में हवा का आयतन हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हवा का आयतन जो है वो क्या आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करने के बाद 827.15 मीटर क्यूब, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 827.15 घन मीटर, ये हमारे पास क्या आया? हवा का आयतन आया है। तो इस तरह से आप इस शेड में हवा का आयतन निकाल पाएंगे। मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं
कि हमारा टारगेट था कि इस शेड में हम हवा का आयतन कैसे निकाल पाएंगे, और हवा के आयतन को कैसे ज्ञात करना है हमें, जबकि इसमें क्या दिया गया है, मशीनरी भी रखी हुई है, श्रमिक भी काम कर रहे हैं। तो हम पूरे आयतन में से, शेड के आयतन में से हम अगर मशीनरी का आयतन, इस मशीनरी का आयतन और 20 श्रमिकों का आयतन अगर इस पूरे शेड के आयतन में से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हवा बची हुई है इसमें उसका आयतन आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ एक समझने की बात यह है कि मशीनरी का और श्रमिकों का आयतन उसमें से क्यों घटाया गया, क्योंकि कोई भी वस्तु हो वो अपने आयतन के बराबर ही स्थान जो है वो घेरती है। अगर कोई श्रमिक, जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं तो मेरा जो शरीर है वो उतना ही स्थान घेरे हुए है जितना इस शरीर का आयतन है। तो कोई भी आप सामान रखते हैं कमरे में तो वो उतना ही स्थान घेरता है जितना उसका आयतन है, और वो उतनी ही हवा को प्रतिस्थापित कर देता है, वहां से हटा देता है। तो देखिए मशीनरी ने और श्रमिकों ने जो हवा वहां से हटाई, इसलिए हमने उसको दोनों के आयतन को पूरे शेड के आयतन में से घटाया। तो हम यहाँ पर अंत में क्या निकला हमारे पास, हवा का आयतन कितना आया, 827.15 घन मीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। आइए अब एक्सरसाइज 13.2 का प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक बेलन है, इस तरह से एक बेलन दिया हुआ है, और इस तरह से एक बेलन दिया हुआ है बड़ा, और उस पर छोटा एक बेलन दिया हुआ है, ये उसके ऊपर रखा हुआ है बेलन, छोटा बेलन इस तरह से रखा हुआ है यूं, और ये एक इस तरह से ये छोटा बेलन रखा हुआ है। ये इसकी क्या है, ये त्रिज्या है, और बड़े बेलन की व्यास दिया गया है, इसका व्यास दिया गया है। इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिए, एक बड़े बेलन के ऊपर एक छोटा बेलन रखा हुआ है और इस तरह से एक स्तंभ बनाया गया है। ये क्या है, ये स्तंभ बनाया हुआ है, और इस स्तंभ का आयतन हमें निकालना है। तो आइए देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। आइए अब इसको आगे करते हैं। देखिए क्या क्या हमें दिया गया था वो हमने लिख लिया है। तो देखिए छोटे जो बेलन है उसकी ऊंचाई हमें क्या दी गई है, 60 सेंटीमीटर दी गई है, और छोटे बेलन की त्रिज्या जो है रेडियस 8 सेंटीमीटर हमें दी गई है। और इसी तरह से बड़े बेलन की ऊंचाई जो है वो हमने कैपिटल एच से ली है, और छोटे बेलन की ऊंचाई जो है हमने स्मॉल एच से ली है। और बड़े एच का मान मतलब बड़े बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर। और इसी तरह से बड़े बेलन का व्यास हमें दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर हमें व्यास दिया गया है। तो व्यास का आधा हो जाती है त्रिज्या, तो रेडियस हम कैपिटल आर यहाँ पर डिनोट करेंगे। रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर हमारे पास आई, क्योंकि 24 सेंटीमीटर हमें क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है इसका। तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास बड़े बेलन की त्रिज्या आई। अब हमें इस स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है, और स्तंभ का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस स्तंभ का आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसका आयतन।
बड़े बेलन का व्यास, बड़े बेलन का व्यास हमें क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस तरह से बड़े बेलन की त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच से डिनोट की हमने, वो कितनी दी गई है, 220 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अब हमें स्तंभ का आयतन निकालना है। तो देखिए, स्तंभ का आयतन कैसे निकलेगा, स्तंभ का आयतन किस किस का आयतन का जोड़ होगा। अगर हम इस बड़े बेलन का आयतन निकाल दें और इस छोटे बेलन का आयतन हम निकाल करके और दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्तंभ का आयतन आ जाएगा। तो इस तरह से बड़े बेलन का आयतन जमा किसका, छोटे बेलन का आयतन। ये आयतन है छोटे बेलन का आयतन और बड़े बेलन के आयतन का हमें जोड़ करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वेयर एच प्लस छोटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच, क्योंकि छोटे के हमने स्मॉल से रिप्रेजेंट किए हैं और बड़े वाले के जो डायमेंशन है वो बड़े से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस तरह से अब इनका मान रखिए, पाई दोनों में से बाहर आ जाएगा, यह आएगा आर स्क्वेयर एच। आर क्या है हमारे पास, 12, तो 12 का स्क्वेयर गुणा में एच क्या है हमारे पास, 220 जमा छोटे का पाई हमने बाहर निकाल लिया यहां से, आर स्क्वेयर, आर कितना है 8, 8 का स्क्वेयर गुणा कितना आ जाएगा 60। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। तो देखिए, ये पाई कितना लेना है हमें, 3.14 और यह आ जाएगा 144 गुणा में 220 जमा, इसी तरह से यह आएगा 64 गुणा 60। और जब हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए स्क्रीन पर इनकी कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, स्तंभ का आयतन आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 8 ग्राम के बराबर दिया गया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम के बराबर दिया गया है। तो देखिए हमारे पास कुल कितना आया है, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है ये, स्तंभ का आयतन आया है। अब हम स्तंभ का द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 8 ग्राम हमें दिया गया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार, एक तरह से द्रव्यमान आप भार लगा सकते हैं, 8 ग्राम हमें दिया गया है। हमारे पास कुल कितना आयतन है, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा, 8 गुणा में 1,11,532.8। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 8,92,262.4 ग्राम। क्या आएगा, 8,92,262.4 ग्राम हमारे पास क्या आएगा, स्तंभ का द्रव्यमान। ये क्या है हमारे पास, स्तंभ का
द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान क्या आएगा हमारे पास 8,92,262.4। अब ये ग्राम है। अब इसके किलोग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको कितने से भाग कर देंगे, इसको 1000 से भाग करेंगे। अगर हम इसके किलोग्राम बनाना चाहते हैं तो दशमलव जो है वो 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 892 यहां पर आ जाएगा दशमलव 2624 किलोग्राम। इस तरह से हम इस स्तंभ का द्रव्यमान निकाल सकेंगे। अच्छी तरह से हमने देखा कि स्तंभ का आयतन पहले निकालना है और उसके बाद जो आयतन का भार दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन है, घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर का जो भार दिया गया है वो 8 ग्राम था, तो हमने कुल आयतन को 8 ग्राम से गुणा कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, इस स्तंभ का द्रव्यमान निकल आया। तो इस तरह से आप 13.2 के प्रश्न संख्या 6 को कंप्लीट करेंगे। और अंत में इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से आप बहुत ही सहजता से और शांति से क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।